बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम बैक टू अलहम्द कोचिंग एकेडमी। डियर स्टूडेंट्स, हमने बोहर एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कशन किया। स्टिल बोहर एटॉमिक मॉडल के जो डिफेक्ट्स हैं वो रहते हैं, लेकिन डिफेक्ट्स को स्टडी करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिससे एमसीक्यूज पूछे जाते हैं, और वो है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, यानी स्पेक्ट्रम के बारे में हम डिस्कशन अभी करेंगे। सबसे पहले स्पेक्ट्रम को जानेंगे, फिर उसके बाद हम हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम पर डिस्कशन करेंगे। हम आज सीरीज ऑफ स्पेक्ट्रम भी पढ़ेंगे जिनमें से बहुत अच्छी तरह से एमसीक्यूज बनते हैं। लाइमन सीरीज पढ़ेंगे, बाल्मर पढ़ेंगे, पास्टन सीरीज पढ़ेंगे, और उसके एमसीक्यूज जितने भी है, जो भी एमसीक्यूज जो भी जहां से पूछा जाता है, इन सबको हम डिटेल से पढ़ेंगे। सो स्टार्ट लेते हैं डियर स्टूडेंट्स। और आज का हमारा टॉपिक है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम को डिस्कस करने से पहले मैं थोड़ा सा स्पेक्ट्रम पे बात करना चाहता हूं कि ये स्पेक्ट्रम क्या होता है। स्पेक्ट्रम एक्चुअली कलेक्शन ऑफ कलर्स होता है, ये कलर्स का मजमुआ होता है। स्पेक्ट्रम इज एक्चुअली कलेक्शन ऑफ कलर्स। फॉर एग्जांपल, व्हाइट कलर है मेरे पास। आप लोगों ने ये एक्सपीरियंस किया होगा बचपन में, हम अक्सर छोटे जमात में ये एक्सपीरियंस करके आते हैं। फॉर एग्जांपल, हमारे पास व्हाइट लाइट है। व्हाइट लाइट के अंदर यहां पर हमने ले लिया है व्हाइट लाइट। व्हाइट लाइट में 7 कलर का कॉम्बिनेशन होता है, सब जानते हैं। अब इस व्हाइट लाइट जो है, जो व्हाइट कलर लाइट है, इसको जब हम प्रिज्म से पास कर लेंगे, किस चीज से पास कर लेंगे? प्रिज्म से जब हम इसको पास कर लेंगे स्टूडेंट्स, तो यहां जब ये प्रिज्म से पास होता है तो ये 7 कलर में क्या होता है? 7 कलर में ये डिवाइड हो जाता है। और ये जो 7 कलर में इस कलर का डिवीजन होता है, इसके रिजल्ट में हमारे पास फोटोग्राफिक प्लेट पर जो डेटा हासिल होता है उनको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। दैट इज द कलेक्शन ऑफ कलर्स, जिसके अंदर जब भी हम प्रिज्म से व्हाइट लाइट को पास करेंगे तो एज ए रिजल्ट ये जो व्हाइट लाइट है ये 7 कलर्स में स्प्लिट होगा। और जब फोटोग्राफिक प्लेट पर, ये स्पेक्ट्रोफोटोमीटर के अंदर ये काम हम करते हैं, जब हम फोटोग्राफिक प्लेट के अंदर, यानी यहां पर हमने फोटोग्राफिक प्लेट लगाया होगा, फोटोग्राफिक प्लेट हमने यहां लगाया होगा। फोटोग्राफिक प्लेट पर डियर स्टूडेंट्स हमारे पास ये जो व्हाइट कलर था, ये 7 कलर में डिवाइड होके यहां पर 7 कलर शो होते हैं। और इस कलेक्शन ऑफ 7 कलर्स आर नोन एज व्हाट? आर नोन एज स्पेक्ट्रम। सही है, इसको हम क्या बोलते हैं? स्पेक्ट्रम। द बैंड ऑफ कलर्स obtained by passing light through a prism is called spectrum. Why it is formed? सवाल ये है, ये क्यों बनता है? Why this बेंडिंग अकर? सवाल ये है, ये बेंडिंग क्यों होता है? तो स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास फिजिक्स में एक लॉ है जिसको हम बोलते हैं स्नेल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, जब आपके पास लाइट जो है वो लाइटर मीडियम से डेंसर मीडियम के अंदर इंटर होता है, तो अपना जो प्रोपेगेशन होता है उसको क्या कर देता है? चेंज कर देता है। फॉर एग्जांपल, आपके पास यहां पर हवा में जा रहा था लाइट, लेकिन जैसे ही प्रिज्म में आया, प्रिज्म तो डेंसर मीडियम है, तो प्रिज्म में आते हुए यहां लाइट जो है वो बेंड हो जाएगा। दिस इज अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ। अब स्नेल्स लॉ क्या बोल रहा है? वो बोल रहा है कि जिस लाइट का वेवलेंथ कम होगा और फ्रीक्वेंसी ज्यादा होगी, वो ज्यादा बेंड होगा एज कंपेयर टू द अदर कलर्स। फॉर एग्जाम्पल, यहां जो व्हाइट लाइट हमने लिया है, व्हाइट कलर जो हमने लिया है डियर स्टूडेंट्स, ये कितने कलर्स में डिवाइड होता है? ये यहां 7 कलर्स में डिवाइड होता है। पहले कौन होता है? शाबाश, सबको पता है। यहां जो आपके पास फोटोग्राफिक प्लेट पर रिसीव होता है, तो पहला होता है वायलेट, उसके बाद कौन होता है? उसके बाद होता है इंडिगो, उसके बाद कौन होता है? ब्लू होता है जी। ब्लू के बाद कौन है? ये अभी 9-10 तो है नहीं क्या, हम ये भी आपको रटवा दें। फिर उसके बाद क्या होता है? ग्रीन होता है। ग्रीन के बाद क्या होता है डियर स्टूडेंट्स? येलो। येलो के बाद क्या होता है? ऑरेंज। और ऑरेंज के बाद क्या आता है हमारे पास? रेड कलर आता है। अब स्टूडेंट्स, यहां पर कुछ एमसीक्यूज है, आप लोगों ने उसको समझने हैं। यहां जो वायलेट कलर है, इसका जो वेवलेंथ है डियर स्टूडेंट्स, वो सबसे कम है। वो सबसे क्या है? कम है। जबकि रेड लाइट का जो वेवलेंथ है वो सबसे ज्यादा है। अब सवाल को सुनो, जब आपके पास प्रिज्म से लाइट पास होता है, तो यहां जो कलर बैंड्स होते हैं, ये ऑन द बेसिस ऑफ इंक्रीजिंग भी बोल सकते हो, या डिक्रीजिंग, अगर ऊपर से आना चाहो तो डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट ऑफ
वेवलेंथ जब लाइट्स अरेंज हो जाते हैं तो इनको हम क्या बोलते हैं, स्पेक्ट्रम। तो स्पेक्ट्रम का एक एडवांस तरह का डिफिनीशन मैंने किया कि द अरेंजमेंट ऑफ lights on the basis of increasing or decreasing order of its wavelength are known as spectrum। जिस तरह के वायलेट का वेवलेंथ सबसे छोटा होता है जबकि रेड का वेवलेंथ सबसे ज्यादा होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अच्छा, यहां एक और एमसीक्यूज आता है कि आपके पास दो तीन कलर दिए होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं एक एमसीक्यूज बनाता हूं, मेरे पास एक कलर वायलेट है, दूसरा इंडिगो है, तीसरा ब्लू है और चौथा ऑरेंज है। बताइएगा कौन से लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी, कौन से लाइट की एनर्जी ज्यादा होगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपके पास एक इक्वेशन है, जानते हैं सब कि के एनर्जी जो है उसका वेवलेंथ के साथ कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। कौन सा रिलेशन है, इनवर्स रिलेशन है। तो जितना वेवलेंथ कम होगा उतना कौन ज्यादा होगा, एनर्जी ज्यादा होगा। तो खुद पिक करें इन चार में से जो भी आप लोग पिक करना चाहते हैं, तो इसको आप लोग क्या करें, पिक करें। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों के पास ऑप्शन नंबर ए यानी हम कौन से को वेव यानी हमारे पास वायलेट का एनर्जी ज्यादा होगा। क्यों? क्योंकि उसकी क्या कम है, वेवलेंथ कम है। तो ये एमसीक्यूज माइंड में रखा जाइए कि जब भी हम स्पेक्ट्रल लाइन को ऑब्टेन करते हैं तो वायलेट से रेड की तरफ जाते हुए एनर्जी डिक्रीज होती है जबकि वेवलेंथ इंक्रीज होता है। अपने साथ नोट्स में ये चीज आप लोग नोट करें। अच्छा, एक और चीज से मैं इसको डिस्कस करना चाहता हूं स्टूडेंट्स। जब आपके पास यहां पर वेवलेंथ क्या था, कम था, वेवलेंथ क्या था, कम, एनर्जी क्या थी, ज्यादा थी। नोट कर गए। अच्छा, इसके बाद एक और टर्म है फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी को हम म्यू से रिप्रेजेंट करते हैं। स्टूडेंट्स, जहां वेवलेंथ सबसे कम वहां फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। आपके पास यह नोट में आना चाहिए कि जहां वेवलेंथ सबसे कम वहां पर फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा। तो इट मींस कि वायलेट लाइट की फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा होगी जबकि रेड लाइट की फ्रीक्वेंसी जो होगी डियर स्टूडेंट्स वो सबसे क्या होगी, कम होगी। इस स्पेक्ट्रल लाइन को मैंने 3 पॉइंट्स बताए हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। ये जो अरेंजमेंट हुआ है इसका आप इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ कह दो या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ फ्रीक्वेंसी कह दो या यहां पर इंक्रीजिंग या डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एनर्जी कह दो। ये 3 पॉइंट्स मैंने डिस्कस किए हैं, इसके आप स्क्रीनशॉट निकालिएगा। फिर आगे चलते हैं। तो अगर किसी ने पूछा कि ये स्पेक्ट्रम क्यों बनता है जब प्रिज्म से लाइट गुजरता है, तो स्नेल्स लॉ को माइंड में लाइएगा। अकॉर्डिंग टू द स्नेल्स लॉ, जब लाइटर से डेंसर मीडियम में जाएंगे तो वहां पर जो कलर जो लाइट होता है वो थोड़ा सा बेंड हो जाता है और वो लाइट ज्यादा बेंड होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी सबसे ज्यादा और वेवलेंथ सबसे कम होगा। सो स्नेल्स लॉ को ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ते हैं क्योंकि इससे हमारा कोई काम नहीं है, हम अपना स्पेक्ट्रम को यहां पर पढ़ेंगे। लेकिन अगर सवाल किया गया व्हाई इट इज फाउंड, ठीक है, दूसरा वेवलेंथ से क्वेश्चन आता है, तीसरा फ्रीक्वेंसी से क्वेश्चन आता है और चौथा जो है वो आपके पास एनर्जी से आता है। चारों के चारों पॉइंट्स को मैंने डिस्कस किया है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा। और ये स्पेक्ट्रम पर डिस्कशन हुआ, डियर स्टूडेंट्स माइंड में होना चाहिए मैं डिस्कस कर रहा हूं स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, सही है, लेकिन ये मैंने स्पेक्ट्रम के बारे में पॉइंट्स बता दिए हैं। चलो आगे चलते हैं। अच्छा जी, स्पेक्ट्रम जो होता है, स्पेक्ट्रम के 2 टाइप्स होते हैं, एक होता है कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और दूसरा क्या होता है, लाइन स्पेक्ट्रम। अब कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम और लाइन स्पेक्ट्रम को मैं आसान अल्फाजों में समझा देता हूं। स्टूडेंट्स, आप सब लोगों ने रेनबो देखा होगा, रेनबो सब लोगों ने देखा हुआ है। अब आप लोग मुझे गौर से सुने, रेनबो आप सब लोगों ने देखा हुआ है। रेनबो जो होता है उनमें कलर्स होते हैं, फॉर एग्जांपल रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है, ब्लू होता है। और स्टूडेंट्स वो कलर क्लियर भी दिखाई देते हैं, लेकिन उसमें एक मसला होता है। मसला क्या होता है, कोई भी स्टूडेंट्स या कोई भी बंदा ये नहीं कह सकता है कि सर यहां से रेड खत्म हुआ तो इसके नीचे यहां से ऑरेंज शुरू हुआ। नहीं नहीं, हम ऐसे नहीं कह सकते हैं। यानी वो जो आपके पास 2 कलर्स होते हैं ना, वो कलर्स एक दूसरे में डिफ्यूज्ड होते हैं। क्या होते हैं, डिफ्यूज्ड। एक यानी मतलब हमें उसके अंदर कोई क्लियर कट बाउंड्री नजर नहीं आता है। समझ रहे मेरी बात को? यानी रेनबो उसका आसान सा एग्जांपल है, सबने रेनबो को देखा होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, रेनबो का जो आपके पास स्पेक्ट्रम हासिल होता है वो कैसे हासिल होता है, एक साइड से सूरज होता है, दरमियान में वाटर के ड्रॉप्स होते हैं और पीछे साइड पर क्या बनता है, स्पेक्ट्रम बनता है। ओके, स्पेक्ट्रम में 7 कलर्स होते हैं, दिखाई भी दे रहे होते हैं, रेड होता है, ऑरेंज होता है, येलो होता है।
लेकिन उसमें एक मसला होता है कि हम ऑरेंज और येलो के दरमियान क्लियर कट बाउंड्री नहीं देख सकते हैं। हम ये नहीं कह सकते हैं यहां येलो खत्म हुआ तो यहां ऑरेंज शुरू हुआ, नो। तो इस तरह के स्पेक्ट्रम को डिफ्यूज्ड स्पेक्ट्रम या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम कहा जाता है। मैंने दो वर्ड इस्तेमाल किए, डिफ्यूज स्पेक्ट्रम जिनमें से दो कलर एक दूसरे में डिफ्यूज्ड हुए हो, या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम यानी वो जो स्पेक्ट्रम आ रहा है, वो जो वेवलेंथ्स आ रहे हैं वो कंटिन्यूसली आ रहे हैं, कहीं पर ब्रेक नहीं है, तो उनको हम क्या बोलते हैं? उनको हम कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम बोलते हैं। स्टूडेंट्स मेरी बात को आप लोग गौर से सुने। यहां पर जो वो आपके पास वायलेट था, वायलेट के बाद इंडिगो है। यहां जो कलर शुरू होता है वो 400 से शुरू होता है, तो 450 तक हम क्या बोलते हैं कि यहाँ 450 तक आपके पास वायलेट है। फिर उसके बाद 450 से शुरू होता है और लेट से 500 तक इंडिगो है। अब मैंने यहाँ ऐसे नहीं कहा है कि यहाँ से बस अब कलर जो है कोई बैंड यहाँ से गायब हो जाएगा, नहीं नहीं नहीं, सारे के सारे नजर आएंगे, सारे के सारे वेवलेंथ्स को हम क्या करेंगे? कंसीडर करेंगे। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम। और एमसीक्यूज के लिए नोट कीजिएगा कि द स्पेक्ट्रम ऑफ व्हाइट लाइट will be always continuous spectrum. The spectrum of molecules will be always continuous spectrum. The spectrum of atoms at a high pressure will be always continuous spectrum. ये अपने साथ नोट्स में नोट करें कि कौन कौन से स्पेक्ट्रम जो होंगे वो कंटिन्यूस होंगे। बाकी डिफिनीशन है, द स्पेक्ट्रम इन विच नो क्लियर कट बाउंड्री separates individual components colors is called continuous spectrum। या हम इससे आसानी से बोल सकते हैं कि when there is no clear cut boundary between the color bands, okay। और कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा, डिफ्यूज स्पेक्ट्रा, मॉलिक्यूलर स्पेक्ट्रा इनको कहा जाता है। तीन नाम फिर से लिए हैं, अपने साथ नोट कीजिएगा। आगे चलते हैं। आगे हमारे पास लाइन स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम क्या होता है स्टूडेंट्स? लाइन स्पेक्ट्रम को हम एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है, इसको इंडिविजुअल स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है। ये अपने साथ जरा सा नोट कीजिएगा स्टूडेंट्स। यहां क्या होगा? यहां आपके पास जो स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में जो फोटोग्राफिक प्लेट है, फोटोग्राफिक प्लेट में आपके पास क्या होता है? लेट से ये एरिया जो है ये येलो कलर है, यानी यहां पर येलो कलर आ चुका है, यानी ये जो एरिया है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में ये येलो कलर हो गया, ठीक है। अब यहां जो ये जो एरिया है डियर स्टूडेंट्स, ये कौन सा है? ये जो एरिया है ये आपके पास कौन सा है? ये हो गया आपके पास रेड। अब यहां जो रेड और येलो है स्टूडेंट्स, इसके दरमियान क्या आपको कोई क्लियर कट बाउंड्री दिखाई दे रही है कि नहीं दे रही है? यस, क्लियर कट बाउंड्री दिखाई दे रही है। दिस टाइप ऑफ स्पेक्ट्रम इज कॉल्ड व्हाट? is called line spectrum when there is a clear cut boundary between the color bands। यानी आपको किसी ने स्पेक्ट्रा दे दिया, सही है, और आप उस स्पेक्ट्रा को देख रहे हैं। अगर उन कलर्स के दरमियान आप क्लियर कट बाउंड्री देख सकते, यानी येलो कलर था, फिर दरमियान में ब्लैक हो गया, क्लियर कट बाउंड्री है, फिर जाके क्या हो गया? रेड हो गया, यानी येलो और रेड के दरमियान क्लियर कट बाउंड्री था। यानी फॉर एग्जांपल जो ये है आपके पास रेड, वो कितना पर है? वो 500 पर है, और जो येलो है वो आपके पास कितने पर है? 600 पर है, और दरमियान से 100 जो है, दरमियान से जो 100 का गैप है, यानी ये वाला लाइट दरमियान से गायब है, कोई कलर नहीं है, तो क्या इनके दरमियान क्लियर कट बाउंड्री है कि नहीं है? यस, देयर इज अ क्लियर कट बाउंड्री। ये 500 नैनोमीटर की बात कर रहा हूँ, वेवलेंथ की बात करूँ, अच्छा कंफ्यूज मत होना। तो when there is a clear cut boundary between the color bands are known as line spectrum। स्टूडेंट्स इसका दूसरा नाम है एटॉमिक स्पेक्ट्रम। अपने साथ नोट्स में नोट करें, मैं थोड़ी सी पानी पीता हूं, आप लोगों को नोट करें, शाबाश। स्टूडेंट्स इसको क्या कहा जाता है? इसको एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी कहा जाता है, क्योंकि ये हमेशा के लिए एटम से हासिल होता है। यह हमेशा के लिए एटम में इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन से हासिल होता है। सर कैसे समझे? आगे आ रहा है स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम, तो अपने साथ नोट्स में लगा लो। लाइन स्पेक्ट्रम आर आल्सो नोन एज एटॉमिक स्पेक्ट्रम। लाइन स्पेक्ट्रम को क्या कहा जाता है? एटॉमिक स्पेक्ट्रम। सही है स्टूडेंट्स, इसके दो टाइप्स हैं, उनको मैं डिस्कस कर देता हूं, और यहां मैं कोशिश करता हूं कि वो दोनों टाइप्स आप लोगों को क्लियर हो जाए।
एक एटॉमिक स्पेक्ट्रम जो है वो कौन सा है, वो है लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, और दूसरा है डियर स्टूडेंट्स वो कौन सा है, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। ये दोनों आप लोगों ने स्टडी करने हैं। और डियर स्टूडेंट्स हम जो स्टडी करते हैं लार्ज अमाउंट में, तो किस चीज की स्टडी करते हैं, लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम की स्टडी करते हैं। मैं दोनों को यहां एक्सप्लेन कर देता हूं, जल्दी से एक्सप्लेन कर देता हूं इंशाल्लाह कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है स्टूडेंट्स, मैं एक काम कर देता हूं, यहां पर मेरे पास बीकर है, उसके अंदर मैंने किस चीज को लिया हुआ है, उसके अंदर मैंने गैसियस सोडियम को लिया हुआ है। गैसियस सोडियम यानी यहां पर सोडियम के एटम्स है। ठीक है स्टूडेंट्स, सोडियम के एटम्स है। ठीक है, अब सोडियम के जो एटम्स हैं इसके सामने मैंने यहां पर किस चीज को लगाया हुआ है, फोटोग्राफिक प्लेट को लगाया हुआ है। और यहां से मैंने इस पर व्हाइट लाइट, कौन सा लाइट स्टूडेंट्स, यहां पर मैंने इस पर व्हाइट लाइट यानी व्हाइट कलर का जो लाइट है उसको मैंने यहां से सोडियम पर क्या कर रहा है, पेंक दिया है। चलो हम कहते हैं हमने इसको यहां से टारगेट किया है, कौन से कलर से, व्हाइट कलर से। स्टूडेंट्स व्हाइट कलर में कौन कितने कलर्स होते हैं, इसमें 7 जो है वो क्या होते हैं, कलर्स होते हैं। इट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ 7 कलर्स। ओके स्टूडेंट्स, चलो जी आगे चलते हैं। स्टूडेंट्स आप लोगों को ये इल्म होना चाहिए कि जो सोडियम है, सोडियम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं वो जो एनर्जी जो रेडिएशन एब्जॉर्ब करते हैं वो कौन सा कलर का रेडिएशन एब्जॉर्ब करता है, येलो का। ये अपने साथ नोट्स में लिख लें, सही है, इंशाल्लाह धीरे धीरे समझ आएगा। लेकिन अपने साथ नोट्स में लिखें कि जो आपके पास सोडियम एटम होता है उनके इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं, फॉर एग्जांपल ये सोडियम एटम है, सोडियम एटम में मौजूदा जो इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन इस पर व्हाइट लाइट आ रहा है जिनमें 7 कलर्स के रेडिएशन है, वेवलेंथ है, एनर्जी है 7 कलर्स की एनर्जी है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन यहां से ऊपर जाने के लिए, यहां से ऊपर जाने के लिए इसकी जो एनर्जी चाहिए वो कौन से रेंज में आता है, येलो में आता है। तो दैट्स व्हाई डियर स्टूडेंट्स आपके पास सोडियम जो है वो हमेशा के लिए येलो कलर के रेडिएशन को क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। तो अब डियर स्टूडेंट्स जब यहां पर पड़ेगा तो यहां पर जैसे ही ये लाइट पड़ता है तो सोडियम एटम जो होता है वो येलो कलर, ये सोडियम एटम के अंदर मौजूदा इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो येलो कलर को एब्जॉर्ब करके ऊपर एक्साइट हो जाते हैं। तो स्टूडेंट्स यहां जो आपके पास स्पेक्ट्रम बनेगा, आप लोग जरा सा मुझे बताएं स्पेक्ट्रम के अंदर कौन सा कलर नहीं होगा, बाकी तो सारा का सारा स्पेक्ट्रोफोटोमीटर चमक रहा होगा, यानी रेड भी आया होगा, ऑरेंज भी आया होगा, वायलेट भी, ग्रीन भी, ब्लू भी, इंडिगो भी, सारे के सारे कलर आए होंगे, सारा यहाँ पे चमक रहा होगा। लेकिन एक कलर गायब होगा, और वो कलर कौन सा गायब होगा, वो कलर येलो गायब होगा। क्यों गायब हो गया भाई, वो इसलिए गायब हो गया क्योंकि सोडियम के अंदर मौजूदा इलेक्ट्रॉन ने उस अमाउंट ऑफ एनर्जी को एब्जॉर्ब करके ऊपर एक्साइट हो चुका है। सो दैट्स व्हाई यहां पर येलो कलर जो है वो यहां से गायब हो चुका है, और आपको डियर स्टूडेंट्स यहां पर ब्लैक सा लाइन नजर आएगा। दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज लाइन स्पेक्ट्रम या एटॉमिक स्पेक्ट्रम भी इनको कहा जाता है। अब ये कौन सा हो गया, ये एब्जॉर्प्शन के नतीजे में आया या ये एमिशन के नतीजे में आया? स्टूडेंट्स ये एब्जॉर्प्शन के नतीजे में आया है। ठीक है, अब एमिशन को सर कैसे समझे, एक सेकंड के लिए आप लोग मेरे साथ कंसीडर करें। मैं फिर से बोलता हूं, कंसेप्ट बनाने के लिए कंसीडर करें कि मैंने यहां से लाइट को ऑफ कर दिया, इसको मैंने यहां से किया है, ऑफ कर दिया है, लाइट को मैंने यहां से ऑफ कर दिया। और जो ही मैंने लाइट को यहां से ऑफ कर दिया तो स्टूडेंट्स यहां जो कंटिन्यूसली एनर्जी आ रही थी वो तो स्टॉप हो चुकी है। क्या ये इलेक्ट्रॉन ऊपर अब खुश है? नहीं है खुश। तो जब ये इलेक्ट्रॉन ऊपर खुश नहीं है, क्योंकि इसकी एनर्जी ज्यादा है, तो ये दोबारा से अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा कि नहीं? यस, अपने ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। जब ये दोबारा से अपने ग्राउंड स्टेट में आएगा तो क्या वही एनर्जी जितनी ली थी उतनी एनर्जी रिलीज करके देगी कि नहीं देगी? अब स्टूडेंट्स यहां पर मैंने इसके सामने एक और फोटोग्राफिक प्लेट लगा लिया है, तो आप लोग डिसाइड करें कि इस फोटोग्राफिक प्लेट में सिर्फ और सिर्फ एक कलर नजर आएगा, और वो कौन सा कलर नजर आएगा? येलो कलर। जबकि बाकी सारा का सारा फोटोग्राफिक प्लेट ब्लैक होगा, यानी यहां पर कोई चमक नहीं होगा। तो स्टूडेंट्स ये जो लाइन आपको मिल चुका है ये है लाइन स्पेक्ट्रम। लेकिन लाइन स्पेक्ट्रम का कौन सा स्पेक्ट्रम है बताइएगा, एमिशन और एब्जॉर्प्शन? तो डियर स्टूडेंट्स दिस इज द लाइन
एमिशन स्पेक्ट्रम। ये लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम है, तो अपने साथ नोट करें कि ऑलवेज इज ए रिजल्ट ऑफ डी एक्साइटेशन ऑफ एटम्स, यानी इलेक्ट्रॉन डी एक्साइटेशन इनसाइड द एटम, ऑलवेज वी विल ऑब्टेन लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम। प्लीज एमसीक्यूज अपने साथ नोट करें, बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है। जबकि एक्साइटेशन के नतीजे में आपको हमेशा के लिए लाइन एब्जॉर्प्शन मिलेगा। सो स्टूडेंट, ये दो एमसीक्यूज अपने साथ नोट करें। दोबारा से दोहराता हूं, एटम के इलेक्ट्रॉन के एक्साइटेशन के नतीजे में हासिल होने वाला स्पेक्ट्रा लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा होगा, जबकि इलेक्ट्रॉन की डी एक्साइटेशन होने के नतीजे में एब्जॉर्ब होने वाला स्पेक्ट्रम, डियर स्टूडेंट्स, हमेशा के लिए कौन सा स्पेक्ट्रम होगा? हमेशा के लिए लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा होगा। और हम लाइन एमिशन स्पेक्ट्रा को ज्यादा स्टडी करेंगे, ज्यादा इसके नाजो नखरे उठाएंगे। और चलो आगे चलते हैं और आगे थोड़ा सा और डिस्कशन कर लेते हैं। दिस इज द एटॉमिक स्पेक्ट्रम। और स्टूडेंट्स, एक बात अपने साथ जरा नोट करें, ये जो एटॉमिक स्पेक्ट्रम है, इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये हमेशा के लिए एटम से मिलेगा। किस चीज से मिलेगा? एटम्स। एटम्स के अंदर एक्साइटेशन होगा या डी एक्साइटेशन होगा। एक्साइटेशन की रिजल्ट में एब्जॉर्प्शन और डी एक्साइटेशन के रिजल्ट में एमिशन मिलेगा। स्टूडेंट्स याद रखिएगा, याद रखिएगा, ये तब मिलेगा लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम या लाइन एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम एटम से जब वो लो प्रेशर पर। किस चीज पर हो? लो प्रेशर पर। मैं दोबारा दोहरा रहता हूं, ये एमसीक्यूज एक मर्तबा आया है कि उसने बहुत 3 एटम्स दिए हुए हैं और उनको हाई प्रेशर पर रखा है। यानी ऑप्शन नंबर 1 में, ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन एटम है, ऑप्शन नंबर बी आपके पास क्या है? आपके पास हीलियम है, ऑप्शन नंबर सी आपके पास नियान है, ऑप्शन नंबर डी नन ऑफ दीज, यानी नन ऑफ दीज। अब एमसीक्यूज को सुनो, नन ऑफ दीज। अगर हम इनमें से कौन सा एटम हमें लाइन स्पेक्ट्रम देगा जब हम इसका एनालिसिस करें हाई प्रेशर पर? तो हाई प्रेशर पर नन ऑफ दीज। यानी कहना यह चाहता हूं कि आपको लाइन स्पेक्ट्रम कब मिलेगा? जब आप कौन से एटम लोगे, कौन से प्रेशर पर? लो प्रेशर पर। ये एमसीक्यूज अपने साथ नोट करें प्लीज, ये एमसीक्यूज अपने साथ नोट करें कि जब आप लो प्रेशर पर लेंगे तब आपको मिलेगा, अदरवाइज आपको मिलने वाला नहीं है। अदरवाइज आपको कौन सा मिलने वाला है? कंटिन्यूस। अब इस चीज में नहीं जाते हैं सर इस पर क्यों मिलेगा कंटिन्यूस, क्यों नहीं मिलेगा कंटिन्यूस, क्योंकि अगर इस डिस्कशन पे चले गए तो बहुत ज्यादा टाइम लेगा ये। लेकिन बस अपने साथ नोट करें कि लो प्रेशर पर आपको हमेशा के लिए क्या मिलेगा? लाइन स्पेक्ट्रम। चलो जी आगे चलते हैं। स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम। अब अपने टॉपिक की तरफ आ चुके हैं और अपने टॉपिक को बस यहीं पर खत्म कर देते हैं। और ये जो नीचे आ चुका है इससे एमसीक्यूज आते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये जो नीचे सीरीज आ चुके हैं इससे एमसीक्यूज आएंगे, आ चुके हैं, इससे एमसीक्यूज आएंगे, आ चुके हैं। बाकी तो स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन एटम है, इसको मैं वैसे आप लोगों के लिए थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूं कि एक डिस्चार्ज ट्यूब लेंगे, डिस्चार्ज ट्यूब जिस तरह वहां पर लिया था, डिस्चार्ज ट्यूब में हम हाइड्रोजन गैस लेंगे। हाइड्रोजन गैस को एटॉमिक फॉर्म में लिया जाएगा। एटॉमिक फॉर्म में लेने के बाद उसको एक हाई वोल्टेज प्रोवाइड किया जाएगा। हाई वोल्टेज प्रोवाइड करने के बाद इससे कुछ तरह के लाइट्स, कुछ तरह के रेडिएशन इससे एब्जॉर्ब किए गए। और सबसे पहली मर्तबा इससे जो रेडिएशन एब्जॉर्ब किए थे वो एक साइंटिस्ट जिसका नाम था बाल्मर, उसने एब्जॉर्ब किए थे। और उन्होंने कहा था कि जब भी हम हाइड्रोजन को हाई वोल्टेज या हाइड्रोजन को एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तो उसके नतीजे में उसमें इलेक्ट्रॉन का एक्साइटेशन और डी एक्साइटेशन होता है और एज ए रिजल्ट कुछ रेडिएशन हासिल होते हैं, कुछ स्पेक्ट्रा हासिल होते हैं। अगर इसको हम एनालाइज करें तो उनको उन्होंने कहा था स्पेक्ट्रल सीरीज। और स्पेक्ट्रल सीरीज जो होता है वो आपके पास कितने हैं? 5 है। कितने 5 है? कितने सीरीज है? 5 स्पेक्ट्रल सीरीज हैं और हर एक सीरीज पर अलग अलग डिस्कशन है। लेकिन अगर किसी ने पूछा कि हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हासिल कैसे होता है तो दोबारा से दोहरा लेता हूं। वो इससे हासिल होता है डियर स्टूडेंट्स कि आप हाइड्रोजन एटम को लेंगे एटॉमिक फॉर्म में,
लो प्रेशर पर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर हाई वोल्टेज प्रोवाइड करेंगे और उसके नतीजे में सबसे पहली मर्तबा बाल्मर ने कुछ रेडिएशन, कुछ कलर्स देखे थे जो कि उस ट्यूब से बाहर आ रहे थे, और उसका जब उन्होंने उसका स्पेक्ट्रम लिया तो उन्होंने कहा कि ये कुछ रेज हैं, कुछ रेडिएशन है, और ये हासिल होते हैं हाइड्रोजन एटम को जब हम हाई वोल्टेज या उसको जब हम क्या देते हैं, एनर्जी देते हैं। तो इस तरह से हमें क्या हासिल होता है, इस तरह से हमें हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हासिल होता है। और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के जो स्पेक्ट्रल लाइंस हैं उनके सीरीज हैं, और सीरीज कितने हैं, 5 हैं। तो ये भी माइंड में रखा जाए कि सबसे पहला सीरीज जो आया है वो कौन सा आया है, वो बाल्मर सीरीज आया है। क्यों बाल्मर सीरीज सबसे पहले आया है, थोड़ी देर बाद आपको आंसर मिलने वाला है, लेकिन अपने साथ स्टूडेंट्स ये नोट करें कि सबसे पहला जो है वो है लाइमन सीरीज, दूसरा जो है वो है बाल्मर सीरीज, तीसरा जो है पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज एंड पी फन सीरीज। और रीड भी कर लेते हैं। यानी स्टूडेंट्स, hydrogen atom या hydrogen spectra is an important example of atomic spectra when hydrogen gas is filled in a discharge tube at a low pressure and high voltage is applied. A bluish color is emitted from the discharge tube. Bluish color याद रखिएगा, bluish color को एब्जॉर्ब किया गया था, और ये किसने किया था, ये बाल्मर ने किया था, पता होना चाहिए। ठीक है, अच्छा जी आगे चलते हैं। इफ दीज आर पास थ्रू अ स्पेक्ट्रोमीटर और स्पेक्ट्रोफोटोमीटर आर प्रोड्यूस, दे आर नोन एज स्पेक्ट्रल लाइंस। यानी जब हम इसको स्पेक्ट्रोफोटोमीटर या स्पेक्ट्रोमीटर से पास करें तो जो हमें स्पेक्ट्रल लाइंस ऑब्टेन होते हैं उनको हम स्पेक्ट्रल लाइंस कहते हैं। और इसके 5 सीरीज हैं। सबसे पहला सीरीज जो है वो है लाइमन सीरीज, बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पी फन सीरीज। डियर स्टूडेंट्स, इसको डिस्कस करने से पहले मैं कुछ कंसेप्ट जो है वो आप लोगों को देना चाहता हूं। स्पेक्ट्रम का जो आपके पास कुछ डेटा है वो मैं आप लोगों से शेयर करना चाहता हूं, क्योंकि एमसीक्यूज उठेगा तो यही से उठाया जाएगा। आपके पास जो स्पेक्ट्रम है, एक है 200 से लेकर 400 तक, बुक्स में सब स्टूडेंट ने पढ़ा हुआ है 400 नैनोमीटर तक। इसको हम बोलते हैं विजिबल, या विजिबल नहीं, सॉरी विजिबल नहीं हम इसको बोलते हैं, हम इसको क्या बोलते हैं, हम इसको बोलते हैं अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। क्या बोलते हैं हम, अल्ट्रावायलेट रीजन ऑफ रेडिएशन। सही है स्टूडेंट्स। अब 400 से लेकर 800 तक जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, उसको हम बोलते हैं विजिबल रीजन, उसको हम क्या बोलते हैं, विजिबल रीजन। ओके, 400 से लेकर स्टूडेंट्स 1400 नैनोमीटर तक। अच्छा, ये मैं लाइट की वेवलेंथ की बात कर रहा हूं, किस चीज की बात कर रहा हूं, लाइट की वेवलेंथ की बात कर रहा हूं, लाइट की वेवलेंथ लैम्डा की बात कर रहा हूं। अच्छा, 800 से लेकर 1400 नैनोमीटर तक, इसको हम बोलते हैं नियर आईआर। नोट करो, इसको हम क्या बोलते हैं, नियर आईआर। सही है। फिर 1400 से लेकर 2500 तक, यानी 2500 नैनोमीटर तक, इसको हम क्या बोलते हैं, मिड आईआर। क्या बोलते हैं हम इसको, मिड आईआर। और इससे आगे 3600 नैनोमीटर तक स्टूडेंट्स, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बोलते हैं फार आईआर रीजन ऑफ रेडिएशन। दोबारा से दोहराता हूं, यहां से एमसीक्यूज बनेगा, यहां से एमसीक्यूज बन चुके हैं, बनेगा। ये है आपके पास रेडिएशन ऑन द बेसिस ऑफ वेवलेंथ। इसका मैंने आपके सामने डेटा लिखा। इसको हम बोलते हैं विजिबल रीजन, अल्ट्रावायलेट रीजन, विजिबल रीजन, नियर आईआर, मिड आईआर, और साथ में कौन है, फार आईआर है। स्टूडेंट्स, यहां जो नियर आईआर और यानी 800 से आगे 3600 तक, इसको कंबाइनली आईआर भी कहा जाता है, क्योंकि ये पूरा का पूरा रीजन आईआर में आता है। तो नोट करें, अगर एमसीक्यू आईआर की बुनियाद पर आया तो भी आप इसको आईआर बोल सकते हैं। अगर नियर आईआर आया यानी आईआर के करीब करीब, मिड आईआर बिल्कुल आईआर के दरमियान, यानी ये बिल्कुल आईआर में है, और इसके साथ साथ कौन है, फार आईआर है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो अब यहां से आपने इस चीज को माइंड में रखना है, और इससे हम आगे जाके इन सीरीज के एमसीक्यूज बनाएंगे। लेकिन एक एमसीक्यूज और भी अपने साथ नोट करें कि जो सबसे ज्यादा एनर्जी होगी वो इन रेडिएशन की होगी। इन रेडिएशन की एनर्जी क्या होगी, सबसे ज्यादा होगी। प्लीज अपने साथ एमसीक्यूज के लिए नोट करें। और इन रेडिएशन की एनर्जी कम होगी, यानी हम जब
फ्रॉम 200 टुवर्ड द 3600 की तरफ जाएंगे तो डियर स्टूडेंट्स एनर्जी जो है वो क्या होगी, डिक्रीज होगी। अपने माइंड में रखो, आगे जाके एमसीक्यूज डिस्कस करते हैं। चलो आगे चलते हैं। यहाँ ये हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम हमारे पास आ गया। ये हाइड्रोजन के अंदर 7 शेल हैं। दिस इज द शेल नंबर 1 2 3 4 5 6 7 एंड इन्फिनिटी तक, यानी बहुत सारे शेल्स हो सकते हैं। इलेक्ट्रॉन कहीं भी जा सकता है, कहीं से वापस आ सकता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है, यहाँ जो 1 में जो इलेक्ट्रॉन पड़ा हुआ है डियर स्टूडेंट्स, यहाँ जो इलेक्ट्रॉन पड़ा है ये अपने ग्राउंड स्टेट में पड़ा है। कौन से स्टेट में पड़ा है? ग्राउंड स्टेट में। इसको मैंने एक्साइट कर दिया, इसको मैंने एक्साइट कर दिया, ऊपर लेके गया किसी भी, यानी यहां 2 पर ला सकता हूं, 3 पर ला सकता हूं, 4 पर ला सकता हूं, 5 6 7 या इंफिनिटी किसी पर भी ला सकता हूं। यानी एक्साइट कर चुके हैं, इसको एनर्जी देकर डिस्चार्ज ट्यूब के अंदर एक्साइट कर चुके हैं। अब स्टूडेंट ये जब एक्साइट होगा, जब ये दोबारा से डी एक्साइट होगा, जब ये दोबारा से डी एक्साइट होगा और अपनी ही शेल में आएगा, यानी ये दोबारा डी एक्साइट होके n इज इक्वल टू 1, यानी जब अपने ही ग्राउंड स्टेट में आएगा, किससे आएगा? जिससे भी आए, 2 से आए, 3 से आए, 4 से आए, 5 से आए, 6 से आए, 7 से आए या इंफिनिटी, जहां से भी आ जाए। लेकिन जब वो आएगा n इज इक्वल टू 1 में, तो इसके नतीजे में क्या एनर्जी बाहर निकलेगी कि नहीं? ये देखो इंफिनिटी से एक इलेक्ट्रॉन इधर आ रहा है, क्या एनर्जी बाहर निकल के हमें स्पेक्ट्रम देगा कि नहीं देगा? यस देगा। अच्छा 7 से आ रहा है, क्या हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस मिलेगा। अच्छा 6 से आ रहा है, क्या हमें स्पेक्ट्रम मिलेगा कि नहीं मिलेगा? यस मिलेगा, क्योंकि ऊपर हायर एनर्जी लेवल से लोअर पर जब आता है तो एज ए रिजल्ट एनर्जी एमिट कर देता है और हमें मिलता है, और लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम हमें मिलेगा, हमें लाइन एमिशन स्पेक्ट्रम मिलेगा। और वो स्पेसिफिक लाइंस का होगा, यानी फॉर एग्जांपल यहाँ 7 से 1 में आने के लिए जो एनर्जी रेडिएट करता है, तो उस एनर्जी का वेवलेंथ लेट से है, वो है 800 नैनोमीटर। ये मैं लेट से बोल रहा हूँ, प्लीज दोबारा दोहराता हूँ, लेट से बोल रहा हूँ। तो अगर 6 वाला आएगा तो वो है 900 नैनोमीटर। तो क्या इनमें गैप्स होंगे कि नहीं होंगे? यस एग्जैक्टली इसमें गैप्स होंगे। तो स्टूडेंट समझाना ये चाहता हूँ कि जब भी इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट से आएगा, एनी ऑफ एक्साइटेड स्टेट, लेकिन किस में आएगा? n इज इक्वल टू 1 में आएगा। तो इस दौरान हासिल होने वाले स्पेक्ट्रल लाइंस को हम क्या बोलेंगे? हम इसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। क्या बोलेंगे हम इसको? हम इसको बोलेंगे लाइमन सीरीज। और डियर स्टूडेंट्स, लाइमन सीरीज के रेडिएशन जो होते हैं, ये कौन से रीजन में लाई करते हैं? ये अल्ट्रा वायलेट रीजन में लाई करते हैं। पहला एमसीक्यूज आप तक आ चुका है कि लाइमन सीरीज का ग्राउंड स्टेट कौन सा होगा, यानी लाइमन सीरीज का N1 कौन सा होगा? लाइमन सीरीज का N1 होगा शेल नंबर 1। अच्छा लाइमन सीरीज का एक्साइटेड स्टेट कौन सा होगा? लाइमन सीरीज का एक्साइटेड स्टेट N2। एक्साइटेड स्टेट को मैंने बोला N2, अपने साथ नोट करो। N1 जो है वो है ग्राउंड स्टेट ऑफ लाइमन सीरीज, N2 जो है वो है एक्साइटेड स्टेट ऑफ लाइमन सीरीज। ओके, और वो 2 भी हो सकता है, वो 3 भी हो सकता है, वो 4 भी हो सकता है, वो 5 भी हो सकता है, वो 6 भी हो सकता है, एंड सो ऑन। जाओ यानी जहां तक आप जाना चाहते हैं आप जा सकते हैं। सो लाइमन सीरीज से सबसे पहला एमसीक्यूज, लाइमन सीरीज में इलेक्ट्रॉन कहां से आ सकता है? 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, कहीं से भी आ सकता है। अच्छा लाइमन सीरीज से इलेक्ट्रॉन किस में आ सकता है? तो n इज इक्वल टू 1, यानी पहले शेल में आ सकता है। इस दौरान हासिल होने वाले स्पेक्ट्रल सीरीज का नाम होगा लाइमन सीरीज। अच्छा लाइमन सीरीज के लिए जो एक्साइटेड स्टेट्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो शेल नंबर 2, शेल नंबर 3, शेल नंबर 4, शेल नंबर 5, शेल नंबर 6 एंड सो ऑन। अच्छा लाइमन सीरीज के लिए जो आपके पास ग्राउंड स्टेट है तो वो कौन सा है? वो है आपके पास स्टूडेंट्स n is equal to 1, यानी पहला शेल। So n1 will always represent the ground state while n2 will always represent the excited state। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा जी, यहां पर एक और एमसीक्यू जो मैंने बताया, मैं पीछे चलता हूं। ये जो अल्ट्रा वायलेट रीजन है, इसमें जो स्पेक्ट्रम हासिल होंगे, जो स्पेक्ट्रल लाइन हासिल होंगे, वो कौन सी सीरीज के हासिल होंगे? तो प्लीज एमसीक्यूज अपने साथ नोट करें। वो कौन से सीरीज के हासिल होंगे? वो हासिल होंगे आपके पास लाइमन सीरीज के। सो लाइमन सीरीज के अपने साथ नोट करें। लाइमन सीरीज का जो वेवलेंथ होता है वो कौन से रीजन में लाई करता है? तो डियर स्टूडेंट्स, वो लाई करता है अल्ट्रा वायलेट रीजन में। प्लीज अपने साथ नोट करें, आगे चलते हैं। सही है।
बारी है किस चीज की बारी है? बाल्मर सीरीज की। बाल्मर सीरीज को हम पढ़ते हैं और अभी हमने पढ़ा था कि बाल्मर जो है वो सबसे पहला साइंटिस्ट है जिसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट दिया था। जिसने किस चीज का कंसेप्ट दिया था? हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम का कंसेप्ट दिया था। स्टूडेंट्स, इसके लिए N1 कितना होगा? बी रिमेंबर, इसके लिए N1 होगा 2। और N1 कौन होता है? ग्राउंड स्टेट होता है। कौन होता है? ग्राउंड स्टेट होता है। सो बाल्मर सीरीज के लिए ग्राउंड स्टेट कौन है? 2। और बाल्मर सीरीज के लिए जो आपके पास एक्साइटेड है वो कौन है? 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन, जहां आप जाना चाहते हैं। और ये N2 है। तो अपने साथ MCQs नोट करें कि बाल्मर सीरीज में जो ग्राउंड स्टेट है वो N = 2 है, यानी ग्राउंड स्टेट शेल नंबर 2 है, जबकि एक्साइटेड स्टेट 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन है। ठीक है। अच्छा, यहाँ जो आपको स्पेक्ट्रम मिलता है वो कौन से रीजन में लाई करेगा? ये MCQs इंपॉर्टेंट है। बाकी तो आप लोग समझते हैं, आप लोगों ने पढ़ा है। तो ये जो आपको मिलेगा वो कौन से रीजन में मिलेगा? वो विजिबल रीजन में आपको मिलेगा। यहाँ पर कौन सा सीरीज मिलेगा? बाल्मर सीरीज। और स्टूडेंट्स, अब अपने साथ नोट करो कि बाल्मर वो साइंटिस्ट है जिसने हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बारे में हमें इंफॉर्मेशन दिए है। तो वो उसने पहले कैसे दिए हैं? पहले तो लाइमन सीरीज डिस्कस हो चुका है। तो बाल्मर ने पहले डिस्कवरी कैसी की थी? इसलिए की थी क्योंकि उसके स्पेक्ट्रल लाइन जो है वो कौन से रीजन में लाई करते हैं? विजिबल से, और वो आंखों से देखे जा सकते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स। अच्छा, इसके बाद आगे चलते हैं। आगे किसकी बारी है? पेस्टन सीरीज की बारी है, जो कि नियर IR में ये क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ पर N1 कितना होगा? ग्राउंड स्टेट N1 होगा 3, और N2 कितना होगा? N2 होगा 4, 5, 6 एंड सो ऑन। इसके बाद कौन है? इसके बाद है ब्रैकेट। ब्रैकेट जो है वो यहाँ पर ये गलत लिखा गया है। ब्रैकेट जो है वो मिड IR यानी मिड इंफ्रारेड में क्या करेगा? एग्जिस्ट करेगा। और यहाँ स्टूडेंट्स इसके लिए जो N1 है ग्राउंड स्टेट है वो 4 है, और N2 जो है स्टूडेंट्स वो 5, 6 एंड सो ऑन है। उसके बाद कौन है? पिफन सीरीज है। पिफन जो है वो फार IR में करता है, और पिफन के लिए जो N1 है वो कितना होगा? N1 होगा स्टूडेंट्स 5, और N2 जो है वो कितना होगा? 6, 7 एंड सो ऑन। तो स्टूडेंट्स, ये था आपके पास हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, और हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के इंपॉर्टेंट MCQs डिस्कस हो चुके हैं। मैं दोबारा से एक चीज की तरफ जाता हूं कि अल्ट्रावायलेट रीजन में लाइमन सीरीज होगा, विजिबल रीजन में बाल्मर सीरीज होगा। यहाँ पर कौन सा सीरीज होगा? यहाँ पर पास्टन सीरीज होगा। यहाँ पर कौन सा सीरीज होगा? यहाँ पर होगा ब्रैकेट सीरीज। और यहाँ पर कौन सा सीरीज होगा? यहाँ पर होगा पिफन सीरीज, यानी लाइन बाल्मर सीरीज, पास्टन सीरीज, ब्रैकेट सीरीज और पिफन सीरीज। लाइन को देखा तो हमारा ब्लड प्रेशर हो गया। इस तरह से आप याद कर सकते हैं LBP, यानी लाइन को देखकर, शेर को देखकर हमारी ब्लड प्रेशर हो गया। ये इसका आसान सा तरीका है, इससे आप लोग याद कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये था अबाउट द स्पेक्ट्रम। सारे MCQs मैं डिस्कस कर चुका हूं। एक और पॉइंट है कि कौन से रेडिएशन का आपके पास एनर्जी ज्यादा होगी, कौन सी सीरीज से हासिल होने वाले रेडिएशंस की एनर्जी ज्यादा होगी। तो कौन से रेडिएशन की एनर्जी ज्यादा होगी? लाइमन की, क्योंकि इसका वेवलेंथ क्या है? सबसे छोटा है। क्योंकि इसका क्या सबसे छोटा है? वेवलेंथ सबसे छोटा है। बाकी इंशाल्लाह आगे जाके डिस्कशन करते हैं। अब तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा, और इसके बाद हम डिस्कस करेंगे ड्रॉबैक्स ऑफ बोर एटॉमिक मॉडल। अल्लाह हाफिज। फॉर थैंक यू जॉइनिंग अलहम्द कोचिंग एकेडमी।